जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो है मटेरियलिटी। जब एक टीम क्लाइंट पे जाती है तो वो मटेरियलिटी लेवल सेट करती है ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। मटेरियलिटी बताती है कि मिस स्टेटमेंट कहाँ तक आपकी टॉलरेबल है। उसके लिए दो कंसेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। एक है मटेरियल आइटम्स और दूसरा है इममटेरियल आइटम्स। अब मटेरियल आइटम्स वो आइटम्स हैं जिनकी ओमिशन और मिस स्टेटमेंट could influence the economic decision of user of financial statements। और ऐसी आइटम्स जिनकी मिस स्टेटमेंट और ओमिशन से कम इम्पैक्ट पड़े यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजन पे, उसको हम कहते हैं इममटेरियल आइटम्स। अब एक कंसेप्ट हो गया मटेरियल आइटम का और एक हो गया इममटेरियल आइटम का। अब इन दोनों के जो दरमियान में एक थ्रेश होल्ड है, इसे हम कहते हैं मटीरियलिटी। मटीरियलिटी इन दोनों के दरमियान में सेट की जाती है। ये एक लिमिट है अप टू विच अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स आर टॉलरेबल। अब मटीरियलिटी की भी दो काइंड्स होती हैं। वन ओवरऑल मटीरियलिटी और अदर जो है वो है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। पहले हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल मटीरियलिटी। अब ओवरऑल मटेरियलिटी को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। उनमें से एक है सिंगल रूल अप्रोच और दूसरा है ब्लेंडेड और एवरेज मेथड। जो सिंगल रूल अप्रोच है उसमें आप लेते हैं 5% ऑफ प्री टैक्स इनकम टैक्स और 0.5% ऑफ टोटल एसेट या 1% ऑफ इक्विटी या 0.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू। अब अगर तो जो कंपनी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स हैं नॉर्मल और प्रॉफिट में है वो कंपनी, तो आप 5% ऑफ प्री इनकम टैक्स लेंगे जो है प्रॉफिट के ऊपर। जो 5% है वो आप प्रॉफिट पे लेंगे इनकम टैक्स से चार्ज करने से पहले। तो इस केस में आपकी मटेरियलिटी सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है वो लॉसेस में है या उससे गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं या आपका जो है अनयूजुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उस केस में आप ये जो बाकी तीन रिमेनिंग फैक्टर्स हैं 0.5% ऑफ टोटल एसेट या 1% ऑफ टोटल इक्विटी या 0.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ये आप परसेंटेजेस लगाएंगे तो उसमें जो ग्रेटर होगा उसको आप एज ए मटेरियलिटी सेट करेंगे। इसमें आप एक से ज्यादा फैक्टर को भी यूज कर सकते हैं मटेरियलिटी सेट करने के लिए। जो ब्लेंडेड एवरेज मेथड है वो ये है कि आप ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया है 5% ऑफ प्री इनकम टैक्स प्रॉफिट, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रॉफिट और 0.5% ऑफ टोटल एसेट, 1% ऑफ इक्विटी और 0.5% टोटल रेवेन्यू। ये चार फैक्टर्स हैं। इनको हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। इस केस में हम एवरेज निकाल लेंगे और ये मटेरियलिटी सेट कर देंगे। ये थी ओवरऑल मटेरियलिटी की कैलकुलेशन। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की क्यों जरूरत पड़ती है हमें, उसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमने ओवरऑल मटेरियलिटी की कैलकुलेशन की है। ऊपर जो स्टेटेड है दोनों मेथड जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, सिंगल रूल और या ब्लेंडेड मेथड जो है, उसके मुताबिक आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी जो कैलकुलेट हुई है वो है 1 लाख। अब आप एक मैनेजर हैं और जाके क्लाइंट पे अपने जो ट्रेनी हैं उनका आप रिव्यू करते हैं। रिव्यू के दौरान जब आप सारा फाइनलाइज कर लेते हैं तो उस दौरान आपको पता लगता है कि जो अनकोरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं वो जब हमने इकट्ठी की हैं, अक्यूमुलेट की हैं, तो वो 98,000 बना है। अब ये 98,000 का जो थ्रेश होल्ड, जो मटीरियलिटी का थ्रेश होल्ड है वो है 1 लाख। ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा। इस केस में आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन देने के पोजीशन में है क्लाइंट को। अब
क्लाइंट के सीनियर मैनेजमेंट से बंदा आके आपको कहता है, फॉर एग्जांपल सीएफओ कहता है जी बताएं, तो ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आप बोर्ड में प्रेजेंट ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप हमें बताएं। आप कहते हैं नहीं जी अभी तो बिल्कुल स्मूथ काम चल रहा है, और आपकी जो अनकोरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं वो क्रॉस नहीं कर रही मटीरियलिटी को, तो आपको अनक्वालिफाइड ओपिनियन ही दी जाएगी। आप बेशक अपने हायर मैनेजमेंट को बता सकते हैं या बोर्ड को बता सकते हैं। अब आपने रिव्यू कंप्लीट किया है और टीम को इंस्ट्रक्शंस दी हैं 2 या 3 दिन के अंदर इसको वाइंड अप करें, और ताकि इसको फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। अब टीम आपकी उधर ही बैठी हुई है और आप रिव्यू करके वापस आ गए हैं। अब इस केस में जब बोर्ड मीटिंग को एक दिन रहता है, तो आपकी टीम का एक मेंबर आता है और वो कहता है कि सर मैंने तो 3000 की एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की है, या मिस्टेक है या एरर आइडेंटिफाई किया है। अब यहाँ पे आके आप तो मसला खराब हो जाएगा। अब जब 3000 की आप देखते हैं मिस्टेक है, वो आप मिस स्टेटमेंट को क्लब करेंगे 98,000 के साथ, तो वो बन जाएगी 1,01,000, जो कि ओवरऑल मटीरियलिटी को क्रॉस कर जाएगा। अब इस केस में अब आप क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। अब जब आप कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को, तो वो आपसे कहेगी अभी 2 या 3 दिन पहले तो आपने कहा था कि आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन देने जा रहे हैं, तो अब क्या हुआ। तो हमारे साथ अब ये हुआ कि ये ओवरऑल मटीरियलिटी को जो मिस स्टेटमेंट है वो क्रॉस कर चुकी है उसकी थ्रेशोल्ड को। अब इस चीज को रोकने के लिए आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करते हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या चीज है, ये ओवरऑल मटेरियलिटी से एक लेवल नीचे सेट की जाती है, जो कि डिपेंड करती है प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के ऊपर। अब उसमें से आप 10% जो है, जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपका लो होगा तो 10% सेट करेंगे बिलो, अगर मीडियम होगा तो 20%, और अगर आपका हाई होगा तो 50% बिलो। फॉर एग्जांपल आपका लो रिस्क है तो आप 90% पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को सेट करेंगे। अब इस केस में अगर हम कंसिडर करते हैं कि मीडियम रिस्क है, तो आप 80% पे इसको सेट करेंगे और ये 80,000 बन जाएगा। अब जब 80,000 पे आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट की है, तो कोई भी मिस स्टेटमेंट जब तक 80,000 तक नहीं पहुंचेगी तो आप सेफ है। जब वो 80,000 पे पहुंच जाएगी और उसे क्रॉस करेगी, तो एवरी मिस स्टेटमेंट मिस्टेक या एरर आप लोगों ने करेक्ट करवाना है। जब आप उसे करेक्ट करवाएंगे तो आपका जो एमएस स्टेटमेंट वो 80,000 तक ही लिमिटेड रहेगी, वो ओवरऑल मटेरियलिटी को क्रॉस नहीं करेगी। तो इसलिए आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो देने की पोजीशन में होंगे क्लाइंट को, और ये सबके नॉलेज में होगा, क्लाइंट के नॉलेज में भी होगा और आपके नॉलेज में भी होगा। अगर फर्ज करें कि क्लाइंट मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करता 80,000 के ऊपर, तो उसे पता होगा कि आप क्वालिफाइड ओपिनियन की तरफ जा रहे हैं आपको। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इसलिए सेट की जाती है। होपफुली ये कंसेप्ट आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।